नमस्कार दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेश का कृति से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। इन क्लासों में प्राकथन से संबंधित चर्चा चल रही है। इस प्राकथन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। तो संज्ञाएं एवं परिभाषाओं की इस क्लास में हम सबसे पहले वृद्धि संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अधिक समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि संज्ञा क्या होती है। तो वृद्धि संज्ञा करने से पहले एक बार इसका फॉर्मूला है, ये देखेंगे। वृद्धिरादेश, ये पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। वृद्धिरादेश जो फॉर्मूला है, यानी अगर यूँ कहें कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का सर्वप्रथम जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो वृद्धिरादेश ही है। वृद्धिरादेश के बाद जितने भी फॉर्मूला हैं उनकी रचना की गई। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का सबसे पहला फॉर्मूला है, जो पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। उसके बाद में गुण संज्ञा है, जो पहले अध्याय के पहले पाद का जो दूसरा सूत्र है। ये क्रम से हैं। तो यानी जो फॉर्मूला है ये पहला है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संज्ञा करने के लिए वृद्धिरादेश आपको ये याद करना होगा। इसकी परिभाषा से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो देखो, यहाँ बताया गया है कि आ ए औ को वृद्धि कहते हैं। यानी आ ए औ को वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये 3 वर्ण ध्यान देने हैं। आ ए औ, इनको क्या कहेंगे? वृद्धि वर्ण कहेंगे। ये बात ध्यान देनी है आपको। अब देखो, इस सूत्र का अगर आपने अन्वय कर लिया, तो आपको ये परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे। तो देखो, ये है वृद्धि, ये विसर्ग है, और यहाँ पे आएगा आत, और यहाँ आएगा एच। क्लियर हुआ? तो वृद्धि तो संज्ञा का नाम है। अब देखो, ये है आत और ये है एच, यानी इसमें 3 शब्द हैं। जो वृद्धिरादेश जो सूत्र है, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक वृद्धि, आत और एच। तो देखो, ये ता है, ये हलंत्यम से इस ता की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? शेष क्या बचेगा? आ बचेगा। एच क्या है? एच प्रत्याहार है। माहेश्वरी सूत्र जब पढ़ाए थे उसके तत्पश्चात हमने बताया था कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो प्रत्याहारों में बताया गया था कि एच प्रत्याहार कैसे है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे ऐ औ। क्लियर हुआ? ऐ औ, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे 2 वर्ण। और आत से आ गया। तो यहाँ पे इस सूत्र से क्या क्लियर हुआ कि यानी आ, ए और औ, ये क्या होते हैं? वृद्धि स्वर होते हैं। यानी यहाँ तक आपकी अन्वय से परिभाषा निकालना क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं ये सूत्र कैसे बना इन 3 शब्दों से मिलकर के। यहाँ तो 3 शब्द हैं। तो यहाँ देखो, ये 3 शब्द हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर देखो, ये वृद्धि के बाद में जो विसर्ग है, जब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे
तो विसर्ग का र कैसे हो गया, वहाँ पे ये बात बताई जाएगी। तो यानी ये सससो जुसरू से यहाँ पे क्या हो गया, ये रा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, आ। और ये ता है, ये भी संधि का विषय है। जब संधि पढ़ाएंगे ता का दा और दा का ता कैसे होता है, ये भी वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो ये जो ता है, इस ता की जगह पे क्या हो गया, दा हो गया। और ये है एच। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आगे ये आ इस रा में मिल जाएगा। अब ये व्यंजन है, इस वाले व्यंजन में जब तक आ नहीं लगेगा तब तक ये उच्चारण में नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि, वृद्धि। और ये रा में आ चला गया, रा। और ऐसे ही ये ए दा से मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, वृद्धि राधेच। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपने वृद्धि संज्ञा पढ़ ली, वृद्धि संज्ञा में जो चर्चा करनी थी वो हमने कर दी। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट गुण संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुण संज्ञा को करने वाला जो फॉर्मूला है वो है अदेंग गुण। अदेंग गुण। यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा बताई गई है कि अ ए ओ गुण कहलाते हैं। देखो ये जो परिभाषाएं हैं, अगर आप सूत्र का अन्वय करना जानते हो, अन्वय अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको रटो, याद करो। बस आपको सूत्र याद करना है, उसका अन्वय करना आना चाहिए। यदि आप अन्वय ठीक से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्वय करना आना चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे ये परिभाषा है, यही परिभाषा इस वाले सूत्र से कैसे निकल के आती है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सूत्र है, अन्वय करेंगे अत एंग, अत एंग गुण, अत एंग गुण। ठीक, अत एंग गुण। तो यहाँ पे देखो ये जो ता है, ये वाला ता हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होगी तो तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल अ बचेगा। एंग, एंग क्या है, एंग एक प्रत्याहार है। जब एंग एक प्रत्याहार है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, एंग के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, एक तो ए आएगा और एक ओ आएगा। ए और ओ ये दो वर्ण आएंगे, ये दो वर्ण एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब देखो यहाँ पे अत का आ बचा, एंग के ये दो वर्ण आ गए। तो ये तीन वर्ण क्या कहलाएंगे, गुण कहलाएंगे। जैसे इनके जो बड़े हैं यानी ह्रस्व दीर्घ हैं, यहाँ पे आ, यहाँ पे ए, यहाँ पे औ, ये अभी वृद्धि राधेच सूत्र से क्या बन रहे थे, ये वृद्धि स्वर बन रहे थे। क्या बन गए, ये वृद्धि स्वर। और यहाँ पे ये क्या होंगे, ये गुण स्वर होंगे। क्या होंगे, गुण स्वर, यानी ये गुण स्वर निकल के आ गए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको समझना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको यही बात ध्यान देनी है कि गुण संज्ञा में कौन कौन से वर्ण आएंगे। गुण संज्ञा में, गुण संज्ञा में अ ए ओ ये गुण वर्ण होंगे। और यही बात यहाँ बताई गई है कि अ ए ओ क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। लेकिन इनके जो दीर्घ हैं, दीर्घ वर्ण हैं आ ए ओ, ये वृद्धि कहलाते हैं। समझ में आया होगा। अभी देखो इस अन्वय से ये सूत्र कैसे बना, चलिए अन्वय से सूत्र कैसे बना। ये अत है, ये एंग है, और यहाँ पे लिख दिया हमने गुण। तो मैंने बताया था कि त का दा हो जाता है तो क्या होगा, अद। और यहाँ पे क्या है, एंग, और ये क्या होगा, गुण होगा। अब देखो ये वाली जो ए है ये दा से मिलेगी, ये क्या हो जाएगी, अदेंग, अदेंग गुण, अदेंग गुण। ये सूत्र आपका बन गया। क्लियर हुआ। ये वाला सूत्र देख लो और यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला सूत्र देख लो, सेम है।
इस तरीके से अन्वय करके इसकी हमने क्या निकाल ली, परिभाषा भी निकाल ली, और अन्वय से हमने क्या कर दिया, ये वाला सूत्र भी बना दिया। चलिए नेक्स्ट है संप्रसारणम। संप्रसारणम क्या होता है, इग्गण संप्रसारणम, इग्गण संप्रसारणम। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 45वां सूत्र है। क्लियर हुआ। तो इग्गण संप्रसारणम यानी एक, अन्वय करो इसका, एक यण संप्रसारणम, संप्रसारणम, ये इसका अन्वय हो गया, इग्गण संप्रसारणम। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये एक है ना, एक क्या है, प्रत्याहार है। कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई, उ, ऋ, लृ, ये वर्ण आएंगे। और यण क्या है, यण भी एक प्रत्याहार है। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, य, व, र और ल, य, व, र, ल। क्लियर हुआ, य, व, र, ल। फिर से एक बार देख लो, देखो यहाँ पर ये देखो, एक यण संप्रसारणम, ये संज्ञा पढ़ रहे हैं, संप्रसारणम संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो एक के अंतर्गत ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ऋ और लृ, ये स्वर आएंगे। लेकिन यण जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, य, व, र, ल, य, व, र, ल, ये आएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यानी यण प्रत्याहार के स्थान पर, ये सूत्र क्या कहता है, यानी यण प्रत्याहार के स्थान पर एक प्रत्याहार हो जाना ही संप्रसारणम संज्ञा है। यानी यण के स्थान पर, यण के स्थान पर एक हो जाना, यानी यण वर्णों के स्थान पर, यण वर्णों के स्थान पर एक हो जाना, एक हो जाना क्या कहलाएगा, संप्रसारणम संज्ञा कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये आपको ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ गलती से ये मत कह देना कि एक के स्थान पे एक पहले आ रही है। यहाँ ये नहीं कहना है कि एक पहले आ रही है, एक के स्थान पर यण हो जाए, ठीक है ना। यहाँ ये ध्यान देने वाली है, पीछे वाला जो वर्ण आ रहा है यण, उसके वर्ण एक में बदलेंगे। यानी य जो है ई में बदलेगा, व जो है उ में बदलेगा, और र जो है ऋ में बदलेगा, और ये क्या है भाई, ल जो है लर में बदलेगा। यानी यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, व्यंजन है, और ये किस में बदल रहे हैं, स्वर में बदल रहे हैं। तो संप्रसारणम संज्ञा है। जब व्यंजन स्वर में बदलें तो संप्रसारणम संज्ञा है। और स्वर कौन सा प्रत्याहार का संबोधित करता है, एक प्रत्याहार। और व्यंजन कौन से प्रत्याहार का संबोधित करता है, यण का। ठीक है। तो यण वर्ण जो है जब एक प्रत्याहार में बदल जाएं तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या होगी, संप्रसारणम संज्ञा होगी। लेकिन अगर जो यण वर्ण है और वो एक प्रत्याहार में बदल गए, अगर यण वर्ण है वो एक प्रत्याहार में बदल गए तो वहाँ पर यण संधि होगी, संप्रसारणम संज्ञा नहीं होगी। क्या होगी, यण संधि हो जाएगी। वहाँ पर यण संधि होगी, संप्रसारणम संज्ञा नहीं होगी। जैसे य बदल जाए किसमें, ई में, व बदल जाए किसमें, उ में, र बदल जाए किसमें, ऋ में, और ल बदल जाए किसमें, लृ में। तो यहाँ पर ये देखो यण बदल रहा है। क्या बदल रहा है, यण बदल रहा है। तो यण बदल रहा है तो यहाँ पर यण संधि होगी।
नहीं सॉरी यार, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे यण संधि नहीं होगी, यानी यण बदल रहा है। अगर यण इक में बदल रहा है तो यहाँ संधि नहीं होगी, संप्रसारणम संज्ञा होगी। थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, थोड़ी देखिए, यानी यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, क्योंकि यण जो है इक में बदल रहा है। जब ये व्यंजन है, ये कौन है, व्यंजन, व्यंजन किस में चेंज हो रहे हैं, स्वर में हो रहे हैं, यानी इक में हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, संप्रसारणम संज्ञा होगी। मिस्टेक हो गई। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे हो जाए, देखो अभी बताते हैं तुम्हें। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, अभी मान लेते हैं ये जो एरो हटाएंगे हम, और यहाँ पर इधर से एरो लगा देते हैं इन सब पर, यानी एक वर्ण जो है बदल रहे हैं, किस में, एक वर्ण बदल रहे हैं यण वर्ण में। ये एक वर्ण बदल रहे हैं, ई का क्या हो रहा है, य हो रहा है, ऊ का क्या हो रहा है, व हो रहा है, ऋ का क्या हो रहा है, ई हो रहा है, लृ का क्या हो रहा है, ल हो रहा है। तो यहाँ पर यण संधि होगी, ठीक, यानी यहाँ पर क्या होगी, यण संधि होगी। चलिए अब हम परिभाषा देखेंगे। तो इग्गण संप्रसारणम संज्ञा, देखो य व र ल ये यण वर्ण है, के स्थान पर ई ऊ ऋ लृ का हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। क्लियर हुआ, यानी ये क्या है, य व र ल ये यण है, ये यण वर्ण है, और ये ई ऊ ऋ क्या है, ये एक वर्ण है। यानी यण किस में बदल रहे हैं, यण चेंजिंग कर रहे हैं एक में, यण चेंजिंग हो रहे हैं यण में हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इक में हो रहे हैं, इक में बदल रहे हैं, तो समझ लीजिए यण, यानी यहाँ पे संप्रसारण संज्ञा होगी। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, इक बदल जाए यहाँ पे यण में, ई बदल जाए, देखो ई बदल जाए इसमें, ऊ बदल जाए वा में, एरो लगाओ, और ऋ बदल जाए रा में, और लृ बदल जाए ला में, तो समझ लीजिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, क्योंकि ये एक प्रत्याहार यण में बदल रहे हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने की है, इसलिए थोड़ा समय लिया जा रहा है आपका, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। ज़्यादा तरीके से मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इस सूत्र को याद कर लोगे ना तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। संप्रसारणम जो संज्ञा है, संप्रसारणम संज्ञा है, उसको इग्गण ये सूत्र करता है संप्रसारणम, और यण संधि को करेगा तो ई को यण ची, ई को यण ची, यानी ये सूत्र है यण संधि का, अलग सूत्र है, कन्फ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि एक प्रत्याहार जब यण में बदल जाएगा तो यण संधि होगी, और वहाँ पे इग्गण संप्रसारण में क्या बताया गया है कि यण प्रत्याहार जब इक में बदल जाएगा तो वहाँ पे संप्रसारणम संज्ञा हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे टी संज्ञा। टी संज्ञा क्या होती है, देखो अचो अंत्याद टी, अचो अंत्याद टी, कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं बहुत, और छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं, ज़्यादा याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया अचो अंत्याद टी। तो देखो इसका अन्वय करेंगे, यानी अच, अच अंत्य आद टी, ये लो भैया इसका अन्वय हो गया। अब एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें इसकी मूल परिभाषा पढ़नी है। हम यानी कौन सी संज्ञा पढ़ रहे हैं, टी संज्ञा है। एक बार परिभाषा पढ़ो, देखो किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई भी व्यंजन हो तो वह भी टी संज्ञा कहलाता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अंत्य माने अंतिम स्वर होना चाहिए, पहली बात। अंत्य माने क्या है, अंतिम। अच माने क्या है, स्वर। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि अंतिम जो स्वर होगा किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द का जो अंतिम स्वर होगा वो टी संज्ञा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी जो अंतिम स्वर होगा वो टी संज्ञा होगा। किसी भी शब्द का जो अंतिम स्वर होगा वो टी संज्ञा होगा।
अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। यदि उस टी के यानी यदि उस स्वर अंतिम स्वर के बाद कुछ व्यंजन आते हैं तो वो स्वर और वो व्यंजन मिल करके टी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आद से क्या हो गया, देखो पहली बात तो ये है कि उस शब्द का जो अंतिम स्वर आद में हो, अंतिम स्वर आद में हो। ठीक है, अंतिम स्वर किसी शब्द का अंतिम स्वर आद में हो तो उसके पश्चात जो व्यंजन होंगे वो भी टी संज्ञा होंगे। क्लियर हुआ। चलो डेफिनेशन थोड़ी टाइट सी लग रही है, चलो हम इसको एक यहाँ पे देखो ये दे रखा है शक, यहाँ पे दे दिया शक शब्द, एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाएंगे। तो यहाँ पर देखो शक शब्द दे दिया है, चलो इसको विस्तृत रूप में लिखें। ये स, ये अ, ये क और ये अ। अब देखो इसका अंतिम अच कौन सा है, अंतिम अच है ये, और इसके पश्चात कोई भी व्यंजन नहीं है, तो केवल ये अ ही क्या हो जाएगा, टी संज्ञा होगा। क्लियर हुआ। हमें स्वर से काम है, बस स्वर देखना है आपको, कोई व्यंजन नहीं देखना है, सिर्फ स्वर पर ध्यान दीजिए। अंतिम स्वर को पकड़ लो, अंतिम स्वर के बाद में यदि कितने भी व्यंजन हो तो वो भी टी संज्ञा हो जाएंगे। इसी तरीके से देखो ये है मनस, क्या है, मनस, स पे हलंत है, तो देखो यहाँ क्या होगा, म हलंत आएगा यहाँ, अ, ये क्या होगा, न, अ और स। अब देखो अंतिम स्वर तो ये है ना, अंतिम अच, और इसके पश्चात में है स, ये व्यंजन है, तो यहाँ पर जो टी संज्ञा होगी ये पूरी होगी। अ के पश्चात जितने भी व्यंजन आ रहे हैं यानी अ उनको भी टी संज्ञा कर लेगा। इसलिए क्या कहा गया था वहाँ पे, आद, अचो अंत्याद, यानी जो अंतिम स्वर है वो आद में आए, किसके, व्यंजनों के आद में अगर पाया जाता है तो वो व्यंजन भी टी संज्ञा हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अस। अब ये अस जो है क्या है, टी संज्ञा है। क्लियर हुआ। ऐसे ही और भी हम बता सकते हैं, जैसे लक्ष्मण, तो यहाँ पे क्या होगा, ल, यहाँ क्या होगा, सॉरी ये होगा अ, क्ष, म, अ, ड़, आ। तो देखो यहाँ पर जो अंतिम अच है इसकी टी संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। चलिए एक और हम संज्ञा पढ़ेंगे, ये है उपधा संज्ञा, अचो अंत्याद टी। चलो अचो अंत्याद टी का अन्वय नहीं किया है तो अन्वय करके दिखाएं। देखो वैसे अन्वय तो संधि पढ़ें तब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ हम बता देते हैं। जैसे ये है अच, ये क्या है, अच, और ये है अंत्यादि टी। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ये अ इससे मिलेगा तो देखो अचो अंत्यादि, यहाँ पे ये खंडाकार आ भी बन जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा तरीके से यहाँ पर जो है ये सभी चीज़ें जो है ज़्यादा तरीके से संधियों में क्लियर करेंगे। ठीक है ना। ये संधि वाला जो मैटर है, क्योंकि अभी संधि पढ़ाई नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको समझने में भी। ठीक, चलिए अब देखो हम उपधा संज्ञा पढ़ेंगे। उपधा संज्ञा करने वाला जो फॉर्मूला है, अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अलो, यहाँ ले लीजिए अंत्यात पूर्व, अंत्यात पूर्व
उपधा, अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अल क्या है यहाँ पे? प्रत्याहार है और किस किस वर्णों का बोध कराता है? एक तो स्वर है, एक व्यंजन है। एक क्या है? एक स्वर और व्यंजन। यानी अल प्रत्याहार जो है स्वर और व्यंजन अर्थात सभी वर्णों का क्या कराता है? बोध कराता है अल प्रत्याहार। क्लियर हुआ? तो अल प्रत्याहार में 9 अच और इनके अलावा जो भी व्यंजन है वो सब आएंगे। ये स्वर या व्यंजन सब हो गए। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आगे है यानी अलो। देखो इन दोनों की जब हम संधि करेंगे तो वांतो ही प्रत्यय लगेगा इसमें, वांतो ही प्रत्यय लगेगा या लोप साकल्यस्य। तो लोप साकल्यस्य से ये क्या हो जाएगा? अलो अंत्यात, अंत्यात पूर्व, अंत्यात, अंत्यात। अब ये ता इसमें मिल जाता चाहो तो अंत्यात पूर्व उपधा। अब ये देखो ता इसमें मिल जाएगा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ये सूत्र इस तरीके से बनेगा। चलिए हम इसका अन्वय करें। अन्वय तो कर लिया, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और परिभाषा पढ़ने के बाद में तब इसके अन्वय से हम क्या करेंगे? तब हम निकालेंगे इसके अन्वय से परिभाषा। देखो अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाला वर्ण, अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाला जो वर्ण है वो उपधा कहलाता है। बस आपको इतना ध्यान देना है। कोई भी शब्द दे दिया तो उसका अंतिम वर्ण देखो और अंतिम वर्ण से जो पहले वर्ण आएगा बस उसको पकड़ लो, वही उपधा है। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से हमने क्या पकड़ा था? शक। चलो शक का करेंगे, स अ क अ। तो देखो ये वर्ड है अंतिम और ये वर्ड है अंतिम से पूर्व, तभी तो कहा गया है अंत्यात पूर्व। अंतिम से पूर्व जो अल वर्ण होगा, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, ये क्या होगा? ये उपधा संज्ञा होगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, और भी हम देख सकते हैं जैसे सीता। सीता में हमें क्या करना है? स ई त और अ। तो अंतिम से पूर्व, अंतिम से पूर्व तो ये ता है ना, तो ये जो ता है ये क्या हो जाएगा? ये उपधा संज्ञा होगा। बस आपको ये देखना है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से मनस देखो, मनस आपने मनस भी लिया था, मनस। अन्वय कर दो, म अ न अ स। तो सेकंड लास्ट कौन सा है? अ। ये यहाँ पे बेशक स्वर है, तो ऐसा नहीं है कि व्यंजन ही उपधा होते हो। स्वर या व्यंजन, अल बोला है उसने। अल का मतलब है स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी उपधा संज्ञा बन सकते हैं। तो उपधा संज्ञा में ये स्वर है तो इसकी क्या होगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो यानी अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये भी क्लियर हो गया। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 65वां सूत्र है। तो आज हमने 3 संज्ञाओं से संबंधित चर्चा की। एक वृद्धि संज्ञा, यानी क्या क्या पढ़ा? एक हमने वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, संप्रसारणम संज्ञा, टी संज्ञा और उपधा संज्ञा। ये 5 संज्ञाओं का हमने क्या किया है? क्रमवार अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए हमारी जो क्लास है हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके पश्चात इससे नेक्स्ट संज्ञाओं के बारे में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।